साहब फ्यू इंस्टीट्यूशंस, वो तो एक लिस्ट है जिसमें दर्जनों की तादाद में इंस्टीट्यूशंस हैं, लेकिन हमने एक सिलेक्टेड लिस्ट बनाई है कि वो कौन से इदारे हैं जिनको आप डोनेशन दें तो आप रिबेट वर्कआउट ना करें बल्कि उसको डायरेक्टली इनकम में से माइनस कर लें। अच्छा, इसमें सबसे पहले है एनी स्पोर्ट्स बोर्ड रिकग्नाइज बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोमोटिंग स्पोर्ट्स। अच्छा, ये पढ़ने के साथ ही सबसे पहले आपके जहन में आएगा पीबीसी, कौन से क्रिकेट बोर्ड, ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी। लेकिन पीसीबी को डोनेशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो फुटबॉल एसोसिएशन है उसको वाकई में ज़रूरत है कि उसको डोनेशन दिया जाए। तो खैर, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट का इदारा, कोई स्पोर्ट्स बोर्ड्स, ठीक है, ओके, उसको आप डोनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं, वो डायरेक्ट डिडक्शन होता है। इससे किसे फातमियत फाउंडेशन, ये आपको पता है कि सुलझर बाज़ार कराची में एक इदारा है, और इसको आप डोनेशन देंगे तो आप डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकते हैं। फिर आपका से द सिटीज़न फाउंडेशन TCF, ठीक है। अच्छा, सिटीज़न फाउंडेशन का नाम जो है वो सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है, तो इसको डोनेशन दे करके आप डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकते हैं। और सिटीज़न फाउंडेशन का एग्जामिनेशन भी एक दफ़ा आ चुका है इस नाम से, ओके। उसका फिर है पुलिस। अच्छा, ये पुलिस नहीं है, ये है CPLC कराची। तो अगर आप CPLC कराची को डोनेशन देते हैं तो फिर आप उसको डायरेक्ट इनकम से माइनस कर सकते हैं। और वैसे रोड के ऊपर जो आप पुलिस को डोनेशन देते हैं, ना उस पर रिपीट वर्कआउट करेंगे, ना उसको डायरेक्टली इनकम से माइनस करेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आपका से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेमोरियल अवार्ड सोसाइटी, ओके। ये एक सोसाइटी बनी हुई है। अब ये क्यों बनी है, कैसे बनी है, इसमें पैसा कहाँ से आता है, उसका क्या पर्पज़ है, इन सब का हमें नहीं पता। हमें इतना पता है कि अगर इसको आप डोनेशन देंगे तो फिर इस पर आपको डायरेक्टली इनकम से माइनस करने का चांस मिल जाएगा। फिर उसके बाद है इकबाल मेमोरियल फ़ंड, अल्लामा इकबाल मेमोरियल फ़ंड है। अच्छा, इनके नाम से आज तक फ़ंड चल रहा है। अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान बनाने का ख्वाब तो देखा था, लेकिन उन्होंने ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि 70 साल के बाद भी उनके नाम से पैसा आता रहेगा और इस्तेमाल होता रहेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट लाहौर। अच्छा, तो ये जो लाहौर वाला जो शौकत खानम है, इसका नाम सेकेंड शेड्यूल में लिखा हुआ है। तो जो पेशावर वाला है वो कराची को जो बन रहा है, उसका नाम अभी तक क्लॉज नंबर 61 में आया नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कराची लाहौर वाले शौकत खानम को डोनेशन देते हैं तो चांसेस क्या है कि वो अप्रूव होगा डिपार्टमेंट से और उस पर आप रिबेट वर्कआउट करेंगे, ठीक है। इसका फिर ये है नेशनल म्यूज़ियम, नेशनल लाइब्रेरीज़। उसका फिर है रिलीफ। अच्छा, ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन है और एग्ज़ाम में कई दफ़ा आ चुका है। अच्छा, होता ये कि साथ दुनिया में कहीं आफत आए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक फ़ंड स्टार्ट कर देती है, ओके। और अगर आप पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट का फ़ंड है उसको आप डोनेशन देंगे तो वो डायरेक्टली आप इनकम से माइनस कर सकते हैं। उसके बाद ये है बाग कायद आज़म प्रोजेक्ट कराची, ओके। अच्छा, इसको आप डोनेशन दे करके और इस पर आप डायरेक्टली इनकम से माइनस कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ सुन लीजिएगा कि हमारी बुक में एक चीज़ शामिल नहीं है, लेकिन अभी रिसेंटली SROs आए हैं कि जो डैम्स बन रहे हैं ना, इसके लिए जो फंड्स हैं, भाषा डैम एंड सो ऑन, इसके लिए आप डोनेशन देते हैं तो वो भी डायरेक्टली आप इनकम से माइनस कर सकते हैं। ना सिर्फ बल्कि एक SRO आया है कि अगर आप ये डैम्स के लिए डोनेशन देंगे तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये पैसा आपके पास कहाँ से आया, जिसको हम कहते हैं ना कि इम्यूनिटी क्लेम करना, ठीक है। तो आपसे कोई नहीं पूछेगा पैसा कहाँ से आया, तो आप किसी भी किस्म का पैसा वहाँ जमा करा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर अब कुछ और क्लॉजेज हैं सेकेंड शेड्यूल के अलावा। अच्छा, अब ये क्लॉज अलग से क्यों मेंशन किए गए, इसमें अदर क्लॉजेज में और क्लॉज नंबर 61 में क्या फ़र्क है, तो वो फ़र्क भी हम आपको बताते हैं। तो सुने ज़रा, एनी अमाउंट डोनेटेड टू द प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये कई साल पहले एक फ़ंड बना था और उसमें अगर आप डोनेशन देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा, फ़र्क पता क्या है कि जो प्राइम मिनिस्टर स्पेशल फंड फॉर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है, इसको आप डोनेशन देंगे तो उस पर 30% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी, जबकि ये जो आपने एग्जांपल देखी हैं इसमें क्यूमुलेटिव जो है वो 30% की लिमिट एप्लीकेबल होगी। एक बात और सुन लीजिएगा, ये जो 30% की लिमिट है डायरेक्ट डिडक्शन की ये अलग है और रिबेट की जो 30% की लिमिट है वो अलग है, ठीक है, ओके। अच्छा, इसके बाद फिर अब हाँ, ये अलग बात कि अगर आप रिबेट के 4 आइटम्स हैं, मिसाल तो आपने किसी हॉस्पिटल को कोई इक्विपमेंट प्रोवाइड कर दिया, किसी इदारे को आपने डोनेशन दे दिया,
तो 3-4 डिफरेंट टाइप्स के अगर डोनेशंस हैं और वो सारे के सारे रिबेट्स का आइटम हैं, तो सबकी क्यूमुलेटिव फिगर उसको फिर हम 30% से चेक करते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप देखिएगा क्या ऐसा हो सकता है कि आप CPLC को कोई डोनेशन दे दें, सिटीजन फाउंडेशन को दे दें, फातिमा फाउंडेशन को दे दें, तो आपने 3000 को डोनेशन दिया है, तो इन तीनों की क्यूमुलेटिव फिगर को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, राइट। इसका फिर अब अदर एग्जांपल्स में एक तो आपके पास आ गया ये टेररिज्म वाला केस, दूसरा केस क्या है, एनी अमाउंट डोनेटेड टू चीफ मिनिस्टर पंजाब रिलीफ फंड फॉर IDPs, ठीक है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सनस ऑफ KPK, फाइन। अच्छा ना, इसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2010 में फ्लड आया था, आज तक उसका फंड चल रहा है, ठीक, ओके। और ज़ाहिर है डेफिनेटली जो फ्लड में बह गए उनको वो पैसा मिल रहा होगा, ठीक है। तो अब सिर्फ इतनी सी बात है कि ये जो ऊपर हमने आपको चीज़ें लिख के दी हैं, इसमें एक और एग्जांपल डैम्स वाली भी है, ये भाषा डैम वगैरह में आप डोनेशन देते हैं तो भी इसी एग्जांपल में आ जाएगा। तो उसमें सिर्फ इतना सा है कि इसमें 30% की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होगी। अच्छा, ये चीज़ जो ऊपर एग्जांपल लिखी हुई है, ये ICAP के एग्ज़ाम में एक दफ़ा आ चुका है। जून 2002 में एक बड़ा क्वेश्चन था, उसका एक पोर्शन है, वो पोर्शन क्या है कि 6 लाख का डोनेशन हमने दिया है प्राइम मिनिस्टर फ्लड रिलीफ फंड 2010, ओके, और हमने उसको इनकम से भी माइनस नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इनकम से माइनस करेंगे, और इस केस में हम 30% ऑफ टैक्स इनकम भी चेक नहीं करेंगे। यानी कि अब इस केस में हम ये नहीं लिखेंगे कि 30% ऑफ टैक्स इनकम कितना है, एक्चुअल फिगर कितनी है, विच इज लोअर, ऐसा केस इसमें नहीं होगा, ओके। इसके बाद फिर अब हम आते हैं डोनेशन इन काइंड, ओके। अच्छा, इसमें एक मसला सुन लीजिएगा, मसला है कि अगर हम डोनेशन इन काइंड देते हैं तो डोनेशन इन काइंड जो है हम किसी ऐसे इदारे को भी दे सकते हैं जिस पर हमें रिबेट वर्कआउट करना है, और किसी ऐसे इदारे को भी दे सकते हैं जिस पर डायरेक्ट डिडक्शन है। अच्छा, इससे पहले कि हम डोनेशन काइंड पर आएँ, एक और चीज़ सुन लीजिएगा कि एग्जामिनेशन में अगर वो सिर्फ ही लिख दें कि डोनेशन टू एनी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन, ओके, और ये ना बताएं कि वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कहाँ स्पेसिफाइड है, तो हमें क्या करना चाहिए। वैसे तो खैर चूँकि इन्फॉर्मेशन मुकम्मल ना हो तो आप अजम्पशन कुछ भी ले सकते हो, लेकिन बेहतर ये कि आप अज्यूम करो रिबेट, इसलिए कि वो जो स्पेसिफाइड इंस्टीट्यूशंस हैं क्लॉज नंबर 61 के, वो तो 50-60 हैं, और वो जो अप्रूव वाले इंस्टीट्यूशन हैं वो तो पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में हैं। तो जो कॉमन एग्जांपल हमारे पास है वो रिबेट वाली है, वैसे अगर ये अजम्पशन की बात है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात ये कर रहे थे कि अगर आप डोनेशन इन काइंड, तो डोनेशन इन काइंड की एग्जांपल क्या हो सकती है। अगर कोई चैरिटेबल हॉस्पिटल है तो हम उसको कह सकते हैं, ठीक है, आप हमें जो भी इक्विपमेंट आपको चाहिए हो आप हमें बताएं, अगर हमें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा तो हम इंपोर्ट करके आपको देंगे, ओके। इसी किसी फ्लड आया, कोई और मसला हुआ, तो हमने अपने घर के खाने पीने की चीज़ें, बर्तन और ब्लैंकेट्स और ये सब हमने डोनेशन में दिए, राइट। तो डोनेशन काइंड, अच्छा, इसी किसी ED सेंटर, छिपा एम्बुलेंस सेंटर, इसमें क्या हुआ कि ज़्यादातर जो एम्बुलेंसेज हैं वो लोगों ने डोनेट की हुई, तो लोग अपनी गाड़ियाँ भी डोनेशन में दिया करते हैं, ओके। तो अब डोनेशन काइंड का मसला क्या है कि अगर हम किसी ऐसे इदारे को डोनेशन दें जिस पर डायरेक्ट डिडक्शन है, तो हम फिगर क्या लेंगे उसकी, ठीक है। इसी किसी अगर हम किसी ऐसे इदारे को डोनेशन दें जहां हमें रिबेट वर्कआउट करना है, तो रिबेट वर्कआउट करने में A/B तो है, जो C है इसमें वैल्यू क्या आएगी, अमाउंट ऑफ डोनेशन क्या होगी। अच्छा, जनरल कंसेप्ट तो ये है कि डोनेशन काइंड के लिए आप क्या लोगे, फेयर मार्केट वैल्यू FMV, लेकिन वही कि इनकम टैक्स रूल्स, और वो भी रूल नंबर 228 में जाकर उन्हें बताइए कि साहब ये जो डोनेशन काइंड आप देते हैं इसकी आप हर केस में FMV कंसिडर नहीं करोगे, कुछ स्पेसिफाइड फार्मूला है और कुछ केसेस में, ठीक है, FMV होगा, ठीक है। तो वो जो स्पेसिफाइड फार्मूला है वो क्या है, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। नंबर A, इंपोर्ट आइटम, इसको पढ़ें आप ज़रा। देखिए, अगर आपने कोई इक्विपमेंट परचेज की, मतलब इंपोर्ट किया और आपने किसी हॉस्पिटल को दे दिया, ठीक है, ओके, जो कि चैरिटेबल वे से काम कर रहा है, अप्रूव्ड है, तो अब ऐसे में आप उसकी वैल्यू क्या लोगे। अच्छा, अगर आपने इंपोर्ट किया 10 लाख रुपए का, आपके हिसाब से वैल्यू 10 लाख रुपए है, तो उस पर लगेगी कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम डिपार्टमेंट जो है
कस्टम ड्यूटी इम्पोज करने के लिए उस इक्विपमेंट की वैल्यू एसेस कर सकते हैं। तो क्या ख्याल है आपका, वैल्यू वो ज़्यादा एसेस करेंगे कम एसेस करेंगे? डेफिनेटली वो ज़्यादा एसेस करेंगे। तो मिसाल के तौर पर आपके हिसाब से वैल्यू है उसकी 10 लाख रुपए, उन्होंने एसेस किया 12 लाख रुपए और उस पर 3 लाख रुपए की ड्यूटी लगा दी। तो अब आप क्या करोगे कि जो डोनेशन की वैल्यू आपके हिसाब से वो होगी वो कितनी होगी? 15 लाख रुपए। ठीक है ना? ओके, जो वैल्यू कस्टम ड्यूटी ने अडॉप्ट की है, कस्टम डिपार्टमेंट ने, अलॉन्ग विद ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस, तो इसमें कस्टम ड्यूटी भी आएगी, इसमें हो सकता है कि आपके क्लियरिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस भी आ जाएं, इसमें इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट भी आ सकता है। ठीक है, ओके, तो वो सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। सब में मिला के अगर हो गया 16 लाख रुपए, तो 16 लाख रुपए आपकी वैल्यू हो गई। लेकिन अब सुनिएगा, ये 16 लाख रुपए जो वैल्यू है इस पैरा ए के मुताबिक ये फाइनल फिगर नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है। जब आप इसको फीड करने जाएंगे अपने फॉर्मूले में तो फिर आप कंपेयर करोगे 30% ऑफ टैक्स इनकम एंड देन विच इज लोअर। ठीक है ना, कि ये फाइनल फिगर नहीं है, ये तो एक वैल्यूएशन है। अच्छा, इसका फिर भी आसान है। अगर आपको लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ परचेज करते हैं तो उसकी भी परचेज प्राइस है वो। अच्छा, नंबर सी पढ़िएगा, यूज्ड डेप्रिशिएबल आइटम्स। आपको पता है कि डेप्रिशिएबल आइटम किसे कहते हैं? वो फिक्स एसेट्स जो आप बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अच्छा, ये चीज़ हमारे कॉमन होती है कि जो बिजनेस एंटिटीज़ हैं, अगर उन्हें अपना मिसाल के तौर पर लैपटॉप नया ले लिया, पुराना लैपटॉप सेल करना है, तो उन्हें क्या सेल करने के बजाय आप किसी इदारे को दे दें। ठीक है ना, फर्नीचर चेंज कर रहे हैं तो पुराना फर्नीचर बेचने के बजाय किसी इदारे को दे सकते हैं, वो फाइन। तो अब हम क्या करेंगे कि अच्छा, ये भी आपको मालूम है कि डेप्रिसिएशन किसे किसे कहते हैं? जो आप बिजनेस के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर एक लैपटॉप आप घर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा लैपटॉप आप ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो घर का लैपटॉप है वो डेप्रिसिएटेड नहीं होगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर जो यूज डेप्रिशिएबल आइटम है, जब इसको आप डोनेशन में देंगे तो जो वैल्यू हम लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ डोनेशन वो हम क्या लेंगे? टैक्स WDV। और ये क्या होती है? कॉस्ट माइनस टैक्स डेप्रिसिएशन। तो अब टैक्स डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 में पूरा डिस्कशन मौजूद है कि टैक्स डेप्रिसिएशन हम कहते किसको हैं। तो टैक्स डेप्रिसिएशन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा और एक और कंसेप्ट होता है इनिशियल अलाउंस, वो भी आ जाएगा। तो सब कुछ माइनस करने के बाद जो टैक्स WDV आएगी वो हमारी वैल्यू होगी फॉर द पर्पज ऑफ डोनेशन, जिसे हम कहते हैं अमाउंट एलिजिबल फॉर रिबेट। ओके, अच्छा, अब यहाँ देखिए आपके यूज डेप्रिसिएशन में ओरिजिनल कॉस्ट भी नहीं है, मार्केट वैल्यू भी नहीं है, अकाउंटिंग WDV भी नहीं है, उसका एक स्पेसिफाइड फार्मूला है। और जहाँ स्पेसिफाइड फार्मूला आ जाए वहाँ पर फिर आप बाकी सारी चीज़ें ज़रा इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब क्या आप कोई व्हीकल डोनेशन में दे सकते हैं? यस। अच्छा, अगर आप व्हीकल डोनेशन में देते हैं तो उसकी वैल्यू आप क्या लेंगे? ठीक है ना क्या? अच्छा, इसके उन्होंने रूल्स थोड़े से लंबे चौड़े बनाए हैं और शायद इसका रीज़न ये हो कि पाकिस्तान में ED सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा सेटअप है एम्बुलेंसेस का। ओके, इसके अलावा भी आपको पता है चीपा सेंटर वाले और ये सब एम्बुलेंस पर, और ज़्यादातर लोगों ने डोनेशन भी दी हुई। ओके, तो अब ऐसे में जो इसके रूल्स हैं वो ज़रा इसको पढ़िएगा। तो ज़रा काम करें, अब ये आप इसका नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पढ़ें, नंबर 4 भी ना पढ़ें। अच्छा, अब बताइए नंबर 1 और नंबर 3 में क्या फ़र्क है? अच्छा, दोनों इम्पोर्टेड हैं, लेकिन आप न्यू व्हीकल इंपोर्ट करते हैं तो होगा क्या? जो भी एक्चुअल कॉस्ट है, कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, ठीक है, प्लस ऑल ड्यूटीज एंड चार्जेस टिल देयर रजिस्ट्रेशन। इस इट मीन्स अगर आप कोई नई गाड़ी इंपोर्ट करते हैं डोनेशन पे देने के लिए तो उसकी कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, कस्टम ड्यूटी, ओके। अच्छा, इसी के से अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे की, ठीक है। अच्छा, इसमें इनकम टैक्स की फिगर नहीं आएगी क्योंकि इनकम टैक्स तो आप अपनी टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे, वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ओके, अच्छा, सेल्स टैक्स कैश में आ जाएगा? यस, इसलिए कि यानी चूँकि आप डोनेशन पर्पज़ के लिए दे रहे हैं तो ये आपकी सप्लाई की डेफिनेशन में नहीं आएगा,
तो इस पर आप आउटपुट टैक्स को चार्ज नहीं करोगे उससे, ठीक है। ओके, तो वो फिर आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। इसी के से इसके जो क्लियरिंग फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट है, इसी के साथ आप गाड़ी को अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उसके चार्जेस होते हैं। और आपको पता है अगर कोई न्यू इम्पोर्टेड कार आप रजिस्टर कराते हैं तो उसके रजिस्ट्रेशन चार्जेस की अमाउंट ज़रा ज़्यादा होती है। अच्छा, फिर नंबर 3 में क्या है, यूज़ व्हीकल जो आपने इंपोर्ट की हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे कि कस्टम अथॉरिटीज़ ने जो भी वैल्यू अडॉप्ट की है फॉर द पर्पज़ ऑफ कस्टम ड्यूटी वो आप लेंगे और प्लस उसमें ड्यूटीज़ वगैरह चार्जेस वगैरह ऐड करेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर नंबर 2 क्या है, न्यू व्हीकल लोकली परचेज, ठीक है। ओके, वो तो खरा आसान हो गया। अच्छा, अब ज़रा नंबर 4 के बारे में सुनिएगा। नंबर 4 जो है वो कोई सेपरेट आइटम नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि नंबर 1, 2, 3 ये कब अप्लीकेबल होगा कि जब आप कोई व्हीकल इंपोर्ट करें या परचेज़ करें और जिस साल इंपोर्ट किए जिस साल परचेज़ किए उसी साल आप डोनेट कर दें, तो पैरा नंबर 1, 2, 3 में से कोई एक पैराग्राफ अप्लीकेबल हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि आप कोई व्हीकल इंपोर्ट करें या परचेज़ करें और पहले उसे कुछ साल इस्तेमाल कर लें, आप उसे कुछ साल तक उसको इस्तेमाल कर लें और उसके बाद आप डोनेशन में दें, बिल्कुल हो सकता है। तो उसके लिए पैरा नंबर 4 है। तो आप कहीं पर अपनी बुक में नोट कर लें कि पैरा नंबर 4 जो है वो क्या है, नंबर 1, 2, 3 का सब्सिक्वेंट ईयर है। अब जरा नंबर 4 पढ़ लें आप। अच्छा ना, अब ये पढ़ने के बाद में बड़ा आसान है कि आप क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन बेसिस पर 10% एवरी ईयर माइनस करेंगे, कब तक, मैक्सिमम 5 ईयर्स के लिए। तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँगा, आसान सी बात है। देखिए, अगर आपने कोई व्हीकल इंपोर्ट की या परचेज़ की और उसकी ओरिजिनल वैल्यू है 10 लाख रुपए, राइट। तो अगर आपने 3 साल के बाद डोनेशन में दी है तो आप वैल्यू क्या लोगे, 7 लाख रुपए। अच्छा, दूसरी तरफ वही व्हीकल अगर आपने इंपोर्ट किया परचेज की और ओरिजिनल वैल्यू है कितनी, 10 लाख रुपए है, और लेट से आपने 8 साल तक इस्तेमाल किया और आफ्टर 8 ईयर्स आप उसको डोनेशन में देते हैं, तो अब आप वैल्यू क्या लेंगे, 5 लाख रुपए। क्योंकि मैक्सिमम 5 ईयर्स तक आपको ये लेना है, उसके बाद उसको मस्जिद रिड्यूस नहीं करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक मतलब वैल्यू 50% पर आ जाए तो फिर वो फ्रीज हो जाएगी, फिर वो मजीद रिड्यूस नहीं होगी। ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ सुनिएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इसमें इंपोर्ट दोनों आ गई, यूज भी और न्यू भी। लेकिन आप देखें जो लोकली परचेज व्हीकल्स हैं, ठीक, ओके, उसमें सिर्फ न्यू व्हीकल्स आती हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोकल परचेज करें लेकिन यूज व्हीकल हो सकता है ना, उसके लिए पैरा नंबर 5 है, ठीक है। अच्छा, अब पैरा 5 थोड़ा सा टेक्निकल है, तो मैं इसकी ज़रा एग्जांपल लेता हूँ। तो एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको पहले पढ़ तो लें ज़रा। अच्छा ना, अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें, एक चीज़ सुनिएगा, ये जो वर्ड्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यूज व्हीकल्स लोकली परचेस्ड, यहाँ लोकली मैन्युफैक्चर्ड का वर्ड इस्तेमाल नहीं किया उन्होंने, ठीक है। ओके, इसे यहाँ पर आप देखिएगा तो यहाँ पर भी नंबर 2 में लिखिएगा न्यू व्हीकल्स लोकली परचेज। इसका मतलब पता है क्या होता है, वो ये कि अगर इम्पोर्टेड कार भी है लेकिन आपने खुद इम्पोर्ट नहीं की है, किसी और साहब ने परचेज की है, तो आपके लिए वो लोकली परचेज वाली कैटेगरी में आ जाएगी। ओके, इसका मतलब कि अगर आप यूज व्हीकल परचेज करें तो भले वो इम्पोर्टेड कार हो या लोकली मैन्युफैक्चर्ड हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के लिए सेम रूल हो जाएगा। अच्छा, अब मैं देखिए एक एग्जांपल बना देता हूँ ताकि इन दो पैराग्राफ को हम नीचे वाले को डिस्कस कर सकें। देखिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई व्हीकल इंपोर्ट किया, परचेज की, अच्छा ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी 10 लाख रुपए, अच्छा 3 साल के बाद अगर आप उसको डोनेशन में देते हैं और चूँकि यूज़ व्हीकल आपने परचेज किए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब परचेज किया उससे पहले कोई और ओरिजिनल ओनर था, ठीक है ना। तो इस हम चूँकि इस पैराग्राफ की बात करें ना, तो सुने ज़रा, आपने इसी साल, हम ये अज्यूम करें कि आपने इसी साल परचेज की, उससे पहले ज़रा किसी और ने परचेज की होगी, किसी और ने इंपोर्ट की होगी,
तो आप हैं मिस्टर बी, कोई और है मिस्टर ए, आपने इस साल परचेज की और डोनेशन में दे दी, लेकिन चूंकि वो यूज व्हीकल है, इसका मतलब हुआ कि इस व्हीकल का कोई और ओरिजिनल ओनर था, वो कौन था? मिस्टर ए। तो ओरिजिनल ओनर कौन थे? मिस्टर ए। डोनर कौन है? मिस्टर बी। ओके। अच्छा, अब मिस्टर ए ने गाड़ी परचेज की, यूज़ करते रहे, वो 3 साल यूज़ कर ली, फिर आपने परचेज किया, आप डोनर हैं, आपने डोनेशन में दे दी। तो उस सूरत में रूल ये है कि अगर, अच्छा, ओरिजिनल वैल्यू थी 3 साल पहले 10 लाख रुपए। अच्छा, कंसेप्ट ये है बेसिकली कि अगर मिस्टर ए, जो कि ओरिजिनल ओनर थे, डोनर नहीं थे, अगर मिस्टर ए खुद डोनेट करते तो वैल्यू क्या लेते? वैल्यू तो डेफिनेटली 10 लाख माइनस 10% एवरी ईयर, तो 7 लाख की फिगर होती। तो आप डोनर हैं, आपकी वैल्यू फॉर द पर्पज ऑफ डोनेशन कितनी लेंगे? 7 लाख रुपए। ठीक है। तो इस केस में ये कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप जो डोनर हैं, आपने परचेज प्राइस क्या पे की है उस सेकेंड हैंड कार की। ओके। डेफिनेटली आपने तो 7 लाख की नहीं परचेज की होगी ना, थोड़ी कम प्राइस होगी, थोड़ी कम होगी, ज़्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, लेकिन बात है कि साहब जो एक्चुअल प्राइस है उसका जिक्र नहीं है। मैं ज़रा ये पैराग्राफ पढ़ूंगा, देखिए ना, ऊपर पैराग्राफ से मिला करके। नंबर 5, यूज व्हीकल्स लोकली परचेज शैल बी वैल्यूड एज, इफ व्हीकल्स आर अप टू 5 years ओल्ड, तो वैल्यू आप क्या लेंगे? वैल्यू शैल बी ओरिजिनल कॉस्ट जो मिस्टर ए के लिए थी, एज रिड्यूस बाय 10% फॉर एवरी ईयर फॉलोइंग द ईयर इन विच इट वॉज इम्पोर्टेड और परचेज। इसमें मतलब क्या हुआ कि इसमें ओरिजिनल फॉर्मूला ही इस्तेमाल हुआ है, इसमें इस बात को कंसिडर नहीं किया जा रहा कि डोनर ने प्राइस क्या पे किया। ठीक है। अच्छा, दूसरी एग्जांपल सुनिएगा। वही एग्जांपल हम लेते हैं कि मिस्टर ए ने अगर वो कार परचेज की थी या इंपोर्ट की थी, और लेट से उसको हो चुके 8 years, अब आपने उससे परचेज किया और डोनेशन आपने दे दिया। तो अब इस सूरत हाल में आप फिर जूम करें कि अगर मिस्टर ए खुद डोनेट करते तो आप वैल्यू क्या लेते? वो वैल्यू लेते हैं 5 लाख रुपए, क्योंकि ज़ाहिर है 10 साल 10 लाख रुपए ओरिजिनल कॉस्ट थी, 8 साल हो गए, तो 5 साल तक हम 10% माइनस करने के बाद कितनी फिगर लेते हैं? 50% ओरिजिनल वैल्यू। लेकिन यहाँ पर हम 10 लाख की जगह ज़ाहिर 50% 5 लाख लेंगे, लेकिन यहाँ इस केस में चूँकि गाड़ी 5 साल ज़्यादा पुरानी है, हम ये भी कंसिडर करेंगे कि डोनर ने प्राइस क्या पे किए। ठीक है। तो अब कॉन्सेप्ट क्या बन गया कि 50% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू या फिर प्राइस पेड बाय डोनर फॉर द यूज कार विच एवर इज हायर। यहां पर विच एवर इज हायर है। तो अब जरा सुन लीजिएगा, ओरिजिनल कॉस्ट ही 10 लाख रुपए मिस्टर ए के लिए, 8 साल के बाद आप है मिस्टर बी, मिस्टर बी ने परचेज किया और डोनेशन में दे दिया। अच्छा, अगर मिस्टर बी ने प्राइस पे किया 6 लाख रुपए, तो एक तरफ 6 लाख रुपीज़ है, एक तरफ 50% ऑफ 10 लाख रुपए 5 लाख रुपए है, तो विच एवर इज हायर, तो 6 लाख रुपीज़ आप वैल्यू लेंगे। और अगर मिस्टर बी ने इसी केस में प्राइस पे किए 4 लाख रुपए, तो वैल्यू क्या लेंगे? वो 5 लाख रुपए लेंगे, क्योंकि विच एवर इज हायर है। अब ये अलग बात कि इतनी कॉम्प्लिकेशंस क्या प्रैक्टिकल लाइफ में पॉसिबल हैं? क्या ये मुश्किल नहीं है कि 8 साल पहले क्या वैल्यू थी, हम क्या पता करें? तो बात सिर्फ इतनी सी है कि प्रैक्टिकल लाइफ हो या एग्जामिनेशन हो, दो फिगर्स में से हमें विच एवर इज हाई लेना है। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें ना, तो अगर एग्जामिनेशन क्वेश्चन में एक फिगर गिवन ही ना हो, तो दूसरी फिगर जो है, जो भी फिगर गिवन है वो आप ले लें, खत्म हो गई बात। ओके। इसका फिर अब आपके पास है अदर आइटम्स। अच्छा, पहली बात है कि अदर आइटम्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो क्या है? यूज्ड पर्सनल एसेट्स। इसलिए कि न्यू पर्सनल एसेट्स तो वो सबसे पहले पैराग्राफ में कवर हो गए या दूसरे पैराग्राफ में कवर हो गए। ओके। अच्छा, बाकी सारे स्पेसिफाइड फॉर्मूला आ गए। अब यहाँ पर क्या आ रहा है कि साहब यूज पर्सनल एसेट्स, और ये हमारे यहाँ बहुत कॉमन होता है। जहाँ कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो, तो हम अपने घर के फर्नीचर और ब्लैंकेट्स और खाने पीने की चीज़ें और बर्तन वगैरह ये डोनेशन में दिया करते हैं। ओके। तो इसके केस में उन्होंने क्या किया कि आप वैल्यू क्या लोगे? तो यहाँ पर है फेयर मार्केट वैल्यू, आगे लिखा हुआ एज डिटरमिन्ड बाय द कमिश्नर। तो बात यह है कि जब आप लेट्स से अगर आपकी बिजनेस इनकम है और आपने डोनेशन दिया है, तो आप अपना बिजनेस इनकम का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह बनाने के बाद एफबीआर को सबमिट करते हैं अपने रिटर्न ऑफ इनकम के साथ, और ये हो सकता है कि आपका केस ऑडिट में आ जाए। ठीक है ना। तो अगर ऑडिट में आएगा तो कमिश्नर फिर
आपके अकाउंट्स की वेरिफिकेशन करेगा, आपकी जितनी कैलकुलेशन है उसको चेक करेगा, और वो ये फिर कह सकते हैं कि जो आपने फर्नीचर डोनेशन में दिया है, बताइए फर्नीचर कौन सा था, आपने कितने का परचेज किया था, आप ये फेयर मार्केट वैल्यू आप किस बेस पर आप बता रहे हैं, तो वो उसको चेंज कर सकता है। लेकिन कमीशन जो है वो तो आएगा बाद में, उससे पहले तो आप टैक्स पेयर हैं, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है ना। अच्छा ना, ये हमारे पास है डोनेशन इन काइंड। अब हम देखते हैं कि डोनेशन के ऊपर क्या कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। यस, इनफैक्ट सीए फाइनल में तो एक क्वेश्चन पूरा डोनेशन काइंड पर